क्वेश्चन 9 को पढ़ लेते हैं ज़रा एक बार। मॉडर्न मार्बल्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल। ये जो नेम है ना, मॉडर्न मार्बल्स और मॉडर्न डायरीज, तो जो आपके पास बुक होंगी तो उसमें ना कई बार इस नाम से है, कई बार इसके नाम से, ठीक है, इसलिए दोनों लिख दिया मैंने। मॉडर्न मार्बल्स वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। ये ऑथराइज कैपिटल है। इसका दूसरा नाम क्या था बेटा? रजिस्टर्ड कैपिटल। क्या नाम है? रजिस्टर्ड कैपिटल। तो ये जो 10 लाख रुपए का कैपिटल है ना इनका, उसको इन्होंने शेयर्स में डिवाइड किया और यहाँ पे 7,500 का इक्विटी शेयर रखा है और 2,500 का प्रेफरेंस शेयर्स है। मतलब ये टोटल कैपिटल इनका 10 लाख रुपए है और इसको दो हिस्सों में बांटा है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में। इक्विटी शेयर्स 7,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 7,50,000 ये हो जाएगा और प्रेफरेंस शेयर्स 2,500 और इंटू 100 तो कितना है? 2,50,000। तो टोटल मिला के टोटल 10 लाख हो गए। उसके बाद इन्होंने कहा, ये तो हो गया ऑथराइज की कहानी यहाँ तक। 1,000 इक्विटी शेयर्स एंड 509% प्रेफरेंस शेयर्स। 1,000 इक्विटी शेयर्स और 9% वाले प्रेफरेंस शेयर्स ऑफर किए गए हैं पब्लिक को। यानी ऑफर करना बोले तो इशू करना होता है। तो शेयर्स जो इशू किया गया है वो कितना इक्विटी शेयर्स किया गया? 1,000। और प्रेफरेंस शेयर्स कितना? जो प्रेफरेंस शेयर्स होता है ना बेटा, उसमें डिविडेंड का जो रेट होता है 9%, 10%, 6% डिविडेंड का रेट होता है। जैसे इक्विटी शेयर्स में क्या है कि जो भी प्रॉफिट बचेगा एट द एंड, सबसे आखिर में, वो सारा पैसा आपका, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कहानी ये है कि जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा ना, उस अमाउंट पे, जितना इन्वेस्टमेंट है इसकी, उस अमाउंट पे कितना % रिटर्न मिलेगा? 9% ही मिलेगा। चाहे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो, मिलेगा सिर्फ 9%, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन कंडीशन ये 9% तभी मिलेगा जब प्रॉफिट हमारे पास होगा। प्रॉफिट नहीं है तो वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। वो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड क्यों मिलेगा? समझ में आ रही बात? तो बेटा यहाँ पे जो परसेंटेज होता है ना 9%, इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में, यहाँ मतलब सिर्फ कैश फ्लो में थोड़ा बहुत कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, वरना इस परसेंटेज का कोई यूज़ नहीं है। बस आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कि अगर दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो एक हो सकता है 9% प्रेफरेंस शेयर्स हो, एक हो सकता है 10% प्रेफरेंस शेयर्स हो। ये डिफरेंशिएट करने के लिए नेम के आगे परसेंटेज लगा देते हैं। तो 9% प्रेफरेंस शेयर्स वर ऑफर्ड टू द पब्लिक ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये जो शेयर्स इन्होंने पब्लिक को ऑफर किया, जिसमें से इक्विटी शेयर्स जो है, इक्विटी शेयर बेटा एक कितने का था? 100 रुपये का फेस वैल्यू था। उसमें से इन्होंने एप्लीकेशन पे कितना रखा है? अलॉटमेंट पे 40। तो 40 और 10 मिला के 50। और आगे कहते हैं 2 कॉल्स, बैलेंस इन 2 कॉल 25 ईच। बेटा 25 करके 2 कॉल्स में, मतलब एक फर्स्ट कॉल होगा, अगला सेकंड, फाइनल, या सीधा फाइनल भी बोल सकते हैं आप, फाइनल बोल देंगे हम। तो समझ में आई बात? अब प्रेफरेंस शेयर के लिए इन्होंने बोला कि प्रेफरेंस शेयर्स जो है उसकी वैल्यू हमने देखी थी, कितनी थी? 100 की। उस प्रेफरेंस शेयर्स में बेटा 25 रुपये किसके लिए लिया उन्होंने? एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट और 50 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल। क्लियर है? इसके अंदर 4 इंस्टॉलमेंट थे इक्विटी शेयर्स में, और प्रेफरेंस शेयर्स के जो पैसे मांगे गए उसमें टोटल कितने इंस्टॉलमेंट है? सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट है। चले आगे। प्रेफरेंस शेयर्स आर पेएबल, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, जितना हमने इशू किया था उतना पब्लिक ने क्या किया बेटा? अप्लाइड किया है। और जितना पब्लिक ने अप्लाई किया था उतना ही हमने उसको क्या कर दिया है? अलॉट कर दिया। अप्लाई उसने किया, हम उसको दे रहे हैं, उसको कहते हैं अलॉट करना। अमाउंट ड्यू वॉज ड्यूली रिसीव, जितने भी अमाउंट दिए हुए अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में, वो सारे पैसे हमें मिल गए हैं, कोई भी एरियर्स नहीं है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि प्रिपेयर कैश बुक, आपको कैश बुक बनाना है और जर्नल एंट्री भी करनी है। तो आप जाहिर सी बात समझ गए होंगे कि जब कैश बुक हम लोग बनाते हैं तो बैंक वाली ट्रांजैक्शंस की कोई जर्नल एंट्री नहीं करते। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो जर्नल एंट्री आपको करनी है वो इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड है, मतलब इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की दोनों की आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। शो हाउ द शेयर्स कैपिटल
कि आपको दिखाना है कि बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल को किस तरीके से दिखाया जाता है। ये अलग पार्ट है, ये पूरा एक अलग टॉपिक है जो कि शुरू के 4 क्वेश्चन में था, हमने डिस्कस नहीं किया था। इस क्वेश्चन में हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। समझ में आई बात? तो ये एक चीज़ बिल्कुल नई होगी जिसको आप पढ़ोगे, यहाँ पे टाइम भी लगेगा इसमें। स्टार्ट करें? तो इससे पहले ना हमें ना क्या करना बेटा, समराइज कर लेना। क्या समराइज करेंगे? सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना है जो शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स, टोटल इक्विटी शेयर्स कितने थे सर? 7,500 ऑफ रुपीज 100 ईच। ठीक है सर, इसको ऐसे कर लेता हूँ। और प्रेफरेंस शेयर्स की बात बताइए सर। 2,500 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। ये तो हैं हमारे बेटा ऑथराइज्ड। ये कौन सा कैपिटल है? ऑथराइज कैपिटल है। उसके बाद आएंगे जो हमने इशू किया था पब्लिक को, वो जो इक्विटी शेयर्स था वो कितना इशू किया है? 1000 इक्विटी शेयर्स हमने इशू किया है। और वो कितने का इशू किया है? 100 का। बच्चे इधर देख, बाद में नोट कर लेना, इधर देख पहले। उसके बाद आप बेटा प्रेफरेंस शेयर्स पे 2500 शेयर्स पूरे इशू किए। चेक करो जरा, सिर्फ 500 हो गए। 500 शेयर्स हमने इशू किए हैं और वो एक कितने का है? ये हमारा इशूड है। समझ में आई बात? क्लियर है ये? अब देखिए जो इक्विटी शेयर है आपका, इक्विटी शेयर्स की जो इंस्टॉलमेंट है, अगर इक्विटी शेयर्स की बात करें वो 100 रुपीज ईच था, उसकी इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं सर। तो एक तो एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है और फर्स्ट कॉल है, और आखिरी वाले को हम लोग रख देते हैं सर फाइनल कॉल। तो ये टोटल 100 का था, जिसमें से एप्लीकेशन की वैल्यू आपके सामने गिवन है सर 10 रुपीज़, और अलॉटमेंट जो है वो आपका 40 था, और 25 एंड 25। ठीक है, अब आ जाइए सर प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें। प्रेफरेंस शेयर्स भी कितने का था बेटा? वो 100 ईच। 100 ईच में सबसे पहले एप्लीकेशन है बेटा 25 का, अलॉटमेंट 25, और इन्होंने लिखा है सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल। ये कितना है सर? ये 50। टोटल मिला के ये भी कितने हो गए? 100 हो गए। अब देखिए ये इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स, पता क्या है आपको जो जर्नल एंट्री करनी है, आप ये समझ के चलिए 2 क्वेश्चन है जो एक साथ हमें मिल गया, और इसमें कैश बुक बोला है, तो क्या बैंक की रिसीव की कोई भी एंट्री होगी? सारी एंट्री किस चीज़ की करनी है? रिसीव, ड्यू की करनी है। फॉर्मेट बनाओ ज़रा इसकी जर्नल एंट्री का, ये नोट कर लेना आप। देखिए बच्चे, इसमें ना आपको एक जर्नल एंट्री एप्लीकेशन की करनी है, तो साथ में प्रेफरेंस शेयर्स की भी एप्लीकेशन की एक एंट्री करनी है। समझ में आई बात? अलग अलग जैसे मतलब पहले पूरा इक्विटी शेयर बना लो फिर प्रेफरेंस शेयर बना लो, नहीं ऐसे नहीं करना। आप कोशिश करना पहले एप्लीकेशन की इसकी एक एंट्री, फिर इसकी एंट्री कर लो, फिर अलॉटमेंट की इसकी, फिर इसकी अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की करते चलेंगे आप। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा ड्यू की एंट्री। तो बेटा सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, तो हम लोग एप्लीकेशन में क्या एंट्री करते थे? शेयर से पहले एक वर्ड यूज़ करते थे, तो आप यही लिखेंगे इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट की बात अगर करें तो इक्विटी शेयर्स में जो टोटल शेयर्स हमने इशू किए हैं वो कितना किया बेटा? 1000, और एप्लीकेशन कितने का है इसका? 10 रुपीज़ का। तो ये वैल्यू आप बता सकते हैं कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा?
तो ये आ गया बेटा 10,000। समझ में आई बात? अब ऐसे ही इक्विटी शेयर्स के बाद आएंगे आप प्रेफरेंस शेयर्स पे। कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर है बेटा? तो आप लिख लीजिए 9% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर application account debit to 9% preference share capital account। और प्रेफरेंस शेयर्स टोटल हमारे पास कितने हैं? 500 जो हमने इशू किए थे, और एक है वैल्यू कितने का बेटा? 25। तो 125 आएगा ना, 12,500। लिख लीजिए फटाफट, साथ साथ में लिखते चलेंगे आप। मैं अभी बता देता हूँ क्या चीज़ नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा, ध्यान से समझो। देखिए अगर आप ना ऐसे लिख रहे हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, आपने ना इक्विटी यहाँ पे एप्लीकेशन के आगे इक्विटी नहीं लगाया, ठीक है? और आपने अगर नहीं लगाया तो कोई मसला नहीं है। अगर आपने एप्लीकेशन के आगे क्या नहीं लिखा तो उसमें कोई मसला नहीं है। आपने यहाँ पे एप्लीकेशन के आगे क्या नहीं लिखा? 9% प्रेफरेंस, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख रहे हैं अच्छी बात है। नहीं लिख रहे हैं, मिस्टेक हो जाए, भूल जाए, तो इसमें कोई मसला नहीं है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप। लेकिन ध्यान रखें इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वहां पे आप लिख लें कि ये पैसा जो है इक्विटी शेयर्स का कैपिटल का इतना है और प्रेफरेंस शेयर्स का कैपिटल का इतना है। क्योंकि ये जो अकाउंट है ना इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स को हमें बैलेंस शीट में अलग अलग दिखाना है कैपिटल में, कि इस कैपिटल में इतना पैसा आ रहा है, इसका अलग पैसा आया है। ये जो अकाउंट होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का, ये टेम्पोररी अकाउंट होता है, डेबिट करते हैं, रिसीव के अंदर वो क्रेडिट होकर खत्म हो जाता है। तो ये अकाउंट तो रहता नहीं ना, इसलिए इसमें चल जाएगा काम। लेकिन मैं लिख दे रहा हूं कि आप लिख रहे हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है? कोई मसला तो नहीं इसमें। चलो जी, ये तो हो गया हमारे एप्लीकेशन की दोनों एंट्रीज हो गई, और एप्लीकेशन की हमने ये दोनों एंट्रीज कर ली हैं। अब इसके बाद किस चीज़ की एंट्री करेंगे बेटा? अलॉटमेंट। स्टार्ट कीजिए आप। इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share shares capital account। प्रेफरेंस शेयर्स में भी यही लिखेंगे, 9% प्रेफरेंस शेयर allotment account debit to 9% preference share कैपिटल अकाउंट। इसकी वैल्यू की बात कर लेते हैं जरा। इक्विटी शेयर्स जो थे वो 1000 शेयर्स थे और 40 रुपीज़ का एक था। प्रेफरेंस शेयर्स जो था वो है बेटा हमारे पास 500 प्रेफरेंस शेयर्स, और इसकी अलॉटमेंट की जो वैल्यू है वो 25 पर शेयर। ये कितना है सर? 40,000। ये दोबारा 500 सेम आया। समझ में आई बात? नरेशन लिख लेंगे आप, बोलिए मैं बता दूं। चलिए इधर देखिए, यहाँ पे लिखेंगे आप एप्लीकेशन वाले अमाउंट में, तो आप ट्रांसफ़र वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है जी? क्या यूज़ करेंगे? ट्रांसफ़र। आप लिखेंगे एप्लीकेशन मनी
ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें भी लिखेंगे बेटा यही सेम एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर परसेंटेज लिख सके साथ में तो और अच्छी बात। यहां पे ड्यू से आप कर सकते हैं कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, इसमें लिखेंगे बेटा 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। एप्लीकेशन वाले में बेहतर तरीका होता है ट्रांसफर लिखने का, क्योंकि उसमें पहले अमाउंट मिलता है फिर जाके हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, और अलॉटमेंट में हम लोग पहले ड्यू करते हैं फिर हमें अमाउंट रिसीव होता है, तो उसमें ट्रांसफर ना करके आप पहले ड्यू लिखेंगे। तो दो एंट्रीज हमें क्लियर हो गया बेटा, एक तो ये एप्लीकेशन से रिलेटेड और दूसरा अलॉटमेंट से रिलेटेड। अब रह गया इक्विटी शेयर का फर्स्ट कॉल, और यहां पे है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलिए करिए नेक्स्ट, नोट कर लिया, ये कर चुके। बताइए इक्विटी शेयर्स में क्या है बेटा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर्स कितना परसेंट था बेटा? 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ बेटा, परसेंटेज लिखना, जैसे जहाँ पे प्रेफरेंस शेयर लिख रहे हैं ना उसके सामने परसेंटेज लिखना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ना वो 9%, 6%, 7%, कंपनी ने कई सारे प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हों, ठीक है, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, बाद में पहचान नहीं पाएंगे आप। बताइए कितने इक्विटी शेयर्स थे बेटा? 1000, और ये फर्स्ट कॉल 25 का था, ये था 2500, सॉरी 550 की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी। ये आ गया सर 25,000, और ये भी 25,000। चलो इक्विटी शेयर्स तो खत्म है ही, अभी बच गया एक इंस्टॉलमेंट, एक बच गया ना, प्रेफरेंस शेयर्स खत्म हो गया, तो इक्विटी शेयर्स का एक इंस्टॉलमेंट और मांग लेते हैं। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना था बेटा ये शेयर्स? 1000 इंटू का 25, और ये आया बेटा कितना आपका? 25,000। ये एंट्री हमने ड्यू की कर ली। नरेशन लिखना है? चलिए लिख लीजिए फटाफट। यहाँ पे बताइए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू
9% preference share first and final call मनी ड्यू। सही है बेटा। अब यहां पे आ जाइए, इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है बच्चे, तो ये हमने ड्यू की एंट्री कर ली। अब क्या बनाना है हमें, तो कैश बुक का एक फॉर्मेट बना के तैयार कीजिए फटाफट, ज़रा सा करो बच्चे। कैश बुक, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। ये तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है बेटा, ये नहीं आते। ये कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं कि किस टाइप से एंट्री करेंगे, क्या होगा। ये पढ़ेंगे तभी आप इससे मुश्किल क्वेश्चन कर पाएंगे ना। ठीक है, इससे आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, जो लैंग्वेजेस है उस पर पकड़ बन रही है कि किस टाइप से कौन कौन से क्वेश्चन है। इससे बैलेंस शीट बनाना सीख रहे हैं हम लोग, कैश बुक सीखेंगे, एंट्रीज को समझेंगे। हाँ नहीं, होते तो छोटे हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, इससे भी छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही परोस के दिया हुआ क्वेश्चन नहीं होगा। जैसे ये परोस के रखा हुआ है, बस आपने एंट्री कर रहे हो, वैल्यू लिख रहे हो, वो चीज़ नहीं। लेकिन ये जब अच्छे से करोगे तभी वो समझ में आएगा। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन की एंट्री करी थी। अरे सर 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 बातें ख़त्म हो जाए, इधर सुन लो, हमारी भी सुन लो ज़रा। हाँ, एप्लीकेशन की सबसे पहले हमने एंट्री करी ड्यू की ना, तो अब रिसीव की करेंगे। अब रिसीव बताइए, जब भी पैसा आएगा तो हम किस साइड लिखेंगे बेटा, कैश बुक में डेबिट साइड लिखेंगे। कैश बुक में जब डेबिट साइड आएगा, ये कैश बुक बना रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना ये बैंक कॉलम वाला कैश बुक है, एक ही कॉलम है लेकिन है बैंक कॉलम। इसमें डेट कोई मेंशन नहीं है तो डेट आपने लिखनी नहीं, लेकिन आपके पास जो पैसा आएगा वो सबसे पहले कहाँ से आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से आएगा। सर कोई डिफॉल्ट तो करा नहीं किसी ने, इसका मतलब सारे पैसे, और एप्लीकेशन तो कभी भी डिफॉल्ट हो ही नहीं सकता। जब भी डिफॉल्ट होता है कौन सा होता है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एप्लीकेशन में कभी भी डिफॉल्ट नहीं होता। तो बताइए, फुल्ली सब्सक्राइब्ड थे ना, सारे पैसे मिले हैं, तो कितने शेयर्स थे बेटा, 10,000 शेयर इंटू का एक शेयर। एप्लीकेशन कितने का था, 10 का था, तो कितना आ गया ये 10,000। अभी आपने लिखा था ना वहां पे 1,000 इंटू 10 लिखा था, ये वही वैल्यू लिख देनी यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास पैसा आएगा बेटा 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कर लिया भानु तुमने, एप्लीकेशन अकाउंट कितना आएगा बेटा, ये 12,500। ये कैसे है इसका बताना तो थोड़ा, 500 इंटू का 25, ये तो हो गया सेम जी। उसके बाद पैसा कहाँ से आएगा सर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से 40,000, और फिर आएगा प्रेफरेंस शेयर्स 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और वो वैल्यू कितनी आएगी 12,500। ये जो जर्नल एंट्री कर रहे हैं बेटा, हमने वहीं से ले रहे हैं वैल्यू को। जी सर, ये अलॉटमेंट हो गया। अब आते हैं सर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बताइए वैल्यू। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट की वैल्यू है बेटा 25,000। फिर आएंगे सर 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल,
और ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 25,000। और आखिरी में हमारे पास आएगा, ये आएगा बेटा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और ये वैल्यू था 25,000। ठीक है जी। अब इसको क्या करेंगे, कैश बुक में सारे ट्रांजैक्शन हमने लिख लिए। समझ में आई बात ये मैम? नहीं आया? ये शुरू वाली क्लास से कोई मसला नहीं था, पिछली वाली क्लास आपने पढ़ी थी एप्लीकेशन वगैरह एंट्री की, आप रिवाइज करके नहीं आई हो। बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पूछ लो, डाउट पूछ लो फिर भी मेरे से एक बार, कि यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, हमने इक्विटी शेयर्स, आपको ये वाली वैल्यू याद है, ये वाली एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, ये याद है? तो यहीं से आपको देखना है कि इक्विटी शेयर्स कितने रुपए का एक शेयर था, आपने लिखा ना उसको। एप्लीकेशन कितने का था, 10 रुपये का था ना, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 करके लिख दिया। फिर उसमें प्रेफरेंस शेयर्स कितने शेयर्स थे, 500 रुपये, एप्लीकेशन की वैल्यू गिवन होगी, बस वही लिख रहे हैं बेटा हम। अलॉटमेंट पे भी हमने वही करा, प्रेफरेंस शेयर्स पे भी वही करा, आप चेक करो ना वही वैल्यू मल्टीप्लाई होके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार चेक करो। अभी समझ में आया ये? अब दोनों साइड को टोटल कर लेंगे इसको, दोनों साइड टोटल करने पे क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है, तो यहां लिखेंगे सर बाई बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस आया, कितना आया, 1,50,000। तो ये 1,50,000 हमने यहां लिख दिया जी। बात समझ में आ गई आपको? इसे नोट करो, कोई डाउट है तो पूछ लो पहले, फिर आगे बढ़ते हम लोग। हो गया ना, तो रिसीट की एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि कैश बुक अपने आप में जर्नल होता है, तो दो बार किसी एक चीज़ को रिकॉर्ड आप नहीं कर सकते। तो कैश बुक के लिए आप जब कैश बुक रिकॉर्ड करने बोल दिया गया तो जर्नल एंट्री के दौरान बैंक के ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे, ठीक है? हाँ, तो उसमें कैश बुक नहीं बोला गया था ना सर। इधर देखिए, अब जो हम इस क्वेश्चन में हमें ना बैलेंस शीट बनाने बोला गया बेटा, और बैलेंस शीट अभी तक कंपनीज की आपने नहीं पढ़ी है, ये फर्स्ट टाइम है, आप ध्यान से देखिएगा सर। चीज आ जाए ना तो उसको याद करने की कोशिश करेंगे आप। अब बिना याद किए आपको लगेगा कि चीजें समझ में आ जाए तो पॉसिबल नहीं। तो बैलेंस शीट अभी तक जो हम लोग बना रहे थे, और अब जो कंपनीज एक्ट में जो बैलेंस शीट बनाते हैं, ये जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं ना, ये बैलेंस शीट में पूरे रूल रेगुलेशन के साथ बैलेंस शीट बनता है। जैसे एक नॉर्मल बैलेंस शीट जब हम लोग बनाया करते थे तो हम लोग क्या करते थे बेटा, यहाँ पे बैलेंस शीट हम बनाते थे पार्टनरशिप में, तो कभी आपने देखा होगा फर्नीचर पहले लिखा हुआ है, कभी बिल्डिंग लिखी हुई है, कभी कैश है, कुछ भी होता था। मतलब एसेट्स में ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं, कभी वो लिक्विडिटी चीज़ें कैश बैंक ऊपर लिख देते हैं, कभी फर्नीचर नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, कैपिटल आपने इधर देखा है तो कैपिटल आपको ऊपर में दिख रहा है, कई बार क्रेडिटर्स ऊपर में दिख रहे हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, आपके ऊपर था डिपेंड, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे बनाते हो। परमानेंस मेथड यूज़ कर रहे हो, यानी कोई ऐसी चीज़ें एसेट्स वाले परमानेंट वाली चीज़ें को ऊपर रख रहे हैं आप, या आप लिक्विडिटी फॉर्म में भी आप यूज़ कर सकते हैं कि लिक्विडिटी उसमें कि भाई लिक्विडिटी वाली चीज़ें कैश वाली, बैंक है, स्टॉक है, डेटर, इसकी लिस्ट को ऊपर रखें। लेकिन कंपनीज में ये हमारी नहीं है। कंपनीज में कंपनीज एक्ट ने भी डिस्कस कर लिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ड में भी पहले क्लियर कर दिया गया कि आपकी बैलेंस शीट कैसे रहेगी। अब ये जो बैलेंस शीट है ना, आपको बिल्कुल एज इट इज फॉलो करना है, उसमें कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना। ये क्योंकि देखिए बैलेंस शीट जो बन के जाती है ना बेटा, कंपनी की बैलेंस शीट, ये रिपोर्ट तैयार होती है, आपके यूजर्स के पास जा रहा होता है। अब जो यूजर्स है उनका तरीका ये है कि वो कई सारी बैलेंस शीट को जज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने शेयर्स ले रखा है, रिलायंस का भी ले रखा है, विप्रो का भी ले रखा है, अलग अलग कंपनी का है। सब अपने अपने हिसाब से बैलेंस शीट बना दे, और मैं ठहरा बंदा ऐसा कि भाई कभी अकाउंट्स नहीं पढ़ी हो, तो अब मुझे बताओ वो बैलेंस शीट सबकी अलग अलग तरीके से समझनी पड़ेगी ना बैठ के। तो ऐसा कोई हो रूल है कि भाई सबकी हिंदुस्तान में जितने भी बैलेंस शीट बनेंगे सब एक ही फॉर्मेट में बनेगा। तो एक बार जो इन्वेस्टर्स है
जो रिसर्च करने वाले हैं उन्होंने अगर अकाउंटिंग नहीं भी पढ़ी है तो एक बार उसको अच्छे से समझा दिया जाए, क्योंकि बार बार वही बैलेंस शीट उसके सामने आनी है, तो देख के वो चीज़ें समझ जाएगा। बिल्कुल सेम फॉर्मेट में आनी है, चाहे आपकी कंपनी रिटेल सर्विस में है, रिटेल बिजनेस में, होलसेल बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग में है, लेकिन फॉर्मेट आपको एक तैयार करना है, एक ही फॉर्मेट में चलना पड़ेगा और वो फॉर्मेट हमें ही समझना है। तो हमारे से सिर्फ बैलेंस शीट में सिर्फ एक ही चीज़ मेनली बोला जा रहा है कि कैपिटल को कैसे दिखाते हैं बैलेंस शीट में। तो इन्होंने बोला शेयर कैपिटल को आपको बैलेंस शीट में बना के दिखाना है। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में हम पहले बात करते हैं कि बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैसे बनेगा। ध्यान से देखना बेटा, बैलेंस शीट एज एट, जो डेट होगी वो आप लिखेंगे यहां पे, यहां पे लिखते हैं बेटा हम लोग पर्टिकुलर्स, और पर्टिकुलर्स के बाद हम लोग यहां पे लिखते हैं नोट नंबर, ये नोट्स टू अकाउंट्स होता है ये, और उसके बाद जो रियल लाइफ में बैलेंस शीट बनती है उसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का 2 साल का डाटा एक साथ दिया जाता है कि यूजर्स उसको आइडेंटिफाई कर सके, उसे एनालाइज कर सके कि भाई प्रीवियस ईयर से कंपनी के हालात कैसे। लेकिन अभी हमारे पास ऐसा नहीं है, हम लोग जो भी करंट ईयर की वैल्यू है सिर्फ वही दिखाएंगे। समझ में आई बात? ये नोट नंबर क्या है कि बैलेंस शीट बहुत बड़ी हो जाती है, कई बार बहुत ही बड़ी, 8-8, 10-10 पेज में उसके जाके एक्सप्लेनेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो एसेट्स आपने लिख दिया, मान लीजिए हमने बिल्डिंग लिख दी, तो बिल्डिंग हो सकता है आपके पास 8-10 बिल्डिंग हो, कंप्यूटर है तो पता नहीं कितने इक्विपमेंट्स होंगे, तो आप कंप्यूटर लिख के यहाँ पे वर्किंग नोट यूज़ करते हैं कि इसका डिटेल जो है आपको यहाँ मिल जाएगा, ये उसके लिए यूज़ करते हैं आप नोट्स टू अकाउंट्स। तो सबसे पहले आएंगे बैलेंस शीट में ना, लायबिलिटी साइड को पहले दिखाया जाता है। लायबिलिटी को 2 पार्ट में हम लोग जब अपना सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप करते हैं, वहाँ पे भी 2 टाइप की लायबिलिटी होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल लायबिलिटी को यहाँ पे अलग अलग रख रहे होते हैं और एक्सटर्नल को अलग रख रहे होते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे पर्टिकुलर है कि यहाँ पे कहीं पे लायबिलिटी आया क्या, अभी साइड बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। समझ में आई बात? इक्विटी एंड लायबिलिटी, अरबाब, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब ये इक्विटी मतलब इंटरनल लायबिलिटी की बात हो रही है, और ये नॉर्मल लायबिलिटीज जो होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब इक्विटी यानी ऑनर का पैसा, ऑनर के पैसे को यहां पे कहा जाता है बेटा शेयर होल्डर्स फंड। क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स फंड्स। तो पहले ये हेडिंग है आपकी, जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे, इस साइड लायबिलिटी इस साइड एसेट्स लिखते थे ना, तो ऐसे ही इस लायबिलिटी को हमने क्या कहा है यहाँ पे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज कहा है। और उसके अंदर हम यहाँ पे दिखाते थे क्या, कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सब दिखा रहे थे। अब यहाँ उसी वर्ड को हम क्या कह रहे हैं, शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड में 2 टाइप की चीजें, एक तो मालिक का कैपिटल होता था, भाई ये ऑनर का ही पैसा है ना सारा, ये बैलेंस शीट तो याद है ना थोड़ा बहुत, क्या होता था यहाँ पे, कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस कैपिटल को यहाँ पे कहते हैं शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। और ये जो आपका रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह था ना बेटा, समझ गए, उसको हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग शेयर कैपिटल, और दूसरे को कहते हैं हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड, रिजर्व तो पता ही है, सरप्लस मतलब बचा हुआ पैसा, प्रॉफिट। तो यहाँ पे रिजर्व सरप्लस की हेडिंग अलग। अब शेयर कैपिटल कौन सा है आपका, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कितना इशू था, कितना ऑथराइज था, कितना सब्सक्राइब था, ये यहाँ नहीं दिखाएंगे, इसके लिए हमने नोट्स बना रखा है, आप वहां पे डिटेल देखना चाहें तो वहां देखिए। समझ में आई बात? वरना तो ये बैलेंस शीट बहुत बड़ी हो जाती, आपको ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब सारा लिखना पड़ता। फिर रिजर्व के लिए भी कुछ नहीं किया जाता, रिजर्व को भी नोट नंबर 2 में हम दिखा देंगे कि भाई ये रिजर्व की डिटेल देखनी है, आप नोट नंबर 2 में चले जाइए, वहां देख लीजिए। समझ में आई बात? तो ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा था, वैसे तो हमें क्वेश्चन ने बोला शेयर कैपिटल दिखाइए बस, और कुछ मत दिखाइए, रिजर्व सरप्लस मत दिखाइए। और इस क्वेश्चन में रिजर्व सरप्लस है भी नहीं, कहीं पे था क्वेश्चन में प्रॉफिट्स, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वगैरह, कोई रिजर्व का नाम तो आया ही नहीं।
तो उसमें इन्होंने इसलिए बोला आपको शेयर कैपिटल दिखाना, मैं आपको साथ में बता दे रहा हूँ, इसे याद करते जाएंगे। पहले आपका क्या आएगा बेटा, जो लायबिलिटीज था उसके साथ आपने क्या जोड़ दिया, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहला पार्ट क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या आता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं। बात समझ में आ गई यहां तक। इसके बाद आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज आती हैं, लेकिन हमें अभी जरूरत यहां पे पड़ेगी ही नहीं, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, सीधा आ जाएंगे। इसको मैं टोटल कर देता हूं, ध्यान से सुनना। शेयर होल्डर्स फंड के बाद यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी और फिर क्या आता है, करंट लायबिलिटी, 3 हेड होते। तो अभी इसमें नहीं है हमारे इस चैप्टर में। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है बेटा, एसेट्स का। क्या आएगा, एसेट्स। पहला पॉइंट लायबिलिटी के साइड का, दूसरा एसेट्स में। एसेट्स में 2 हेडिंग है, नॉन करंट एसेट और दूसरा करंट एसेट। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, जो क्वेश्चन आप बना रहे हैं उस क्वेश्चन में आपने कहीं नॉन करंट एसेट्स का नाम सुना, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर वगैरह। करंट एसेट्स का नाम सुना, बैंक, कैश बुक सुना ना आपने, तो वो कहाँ जाएगा, करंट एसेट्स में। कहाँ जाएगा, तो एसेट्स के अंदर आपको लिखना पड़ रहा है क्या चीज बेटा, करंट एसेट्स। एक्चुअल में होता पहले नॉन करंट है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है, पहले क्या है हमारे पास, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर जो है बहुत सारी डिटेल होती है, उसमें से कैश और बैंक के लिए अलग से बनाया जाता है, उसे कहते हैं बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या कहते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब है कि कैश भी इसी में है, और कैश वाली जो भी चीज़ें जो कैश के इक्वली समझी जाएं, जैसे बैंक में पैसा है तो आदमी, आप समझ लो बैंक में है, उसका मतलब है आज वो कैश निकाल के कभी भी पे कर सकता है। आज तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, तो आप ऑनलाइन से विदिन मिनट्स पे कर दीजिए किसी को। स्टॉक को आप इक्विवेलेंट्स नहीं ले सकते। क्या स्टॉक कैश के इक्विवेलेंट है कि 2 लाख का स्टॉक है अभी 2 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं है ना। डेटर्स क्या इक्विवेलेंट है, नहीं है। टूल्स इक्विवेलेंट है क्या, नहीं है करंट एसेट्स, लेकिन इक्विवेलेंट्स नहीं है। तो इसमें क्या क्या आती हैं, एक आता है कैश, एक आता है बैंक, ठीक है, नहीं सर बिल रिसीवेबल भी नहीं आता, सिर्फ कैश और बैंक और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, जिसे विद इन सेकेंड, जैसे कुछ लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो विद इन सेकेंड बेच सकते हैं, जब चाहे तो तभी बेच दें, उसे इक्विवेलेंट में लिया जाता है। ये कैश फ्लो में हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे लिस्ट है होगा। अभी समझ में आया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैसे स्टार्ट करेंगे आप, उसके बाद फिर शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस। एसेट्स में आएंगे सर तो क्या आएगा आपके सामने, करंट एसेट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लियर है। अब अगर इसका भी आपको डिटेल चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा आपको, नोट नंबर 1। हो सकता है बैंक आपके पास 5 हो, पॉसिबल ना, उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, तो आपको इसका नोट कहाँ जाएगा, 3 पे। इसको टोटल करेंगे आप, और टोटल करने के बाद जो वैल्यू आएगा दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें इसको फिट करने की कोशिश करनी है। समझ में आई बात, यहां तक समझ में आ गया आपको। अभी आप ना ये अंदर का नोट करेंगे, इसको मत करना, ये 1 2 भी मत लिखना, 1 2 3 नहीं लिखना, ये समझाने के लिए लिखा है, बाकी फॉर्मेट आप उतार लीजिए। पहले नोट कर लिया बेटा। मैं आपको नोट्स टू अकाउंट्स अब बनाना सिखाऊंगा। ये फॉर्मेट आपका फिक्स रहेगा, हर क्वेश्चन में ऐसे ही बनाना है। जहाँ पे भी बोला जाए शेयर्स कैपिटल आपको दिखाना है या बैलेंस शीट दिखानी है, तो जनरली आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको यही करना है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। जो मेन चीज़ अब सीखना जो है वो बेटा नोट टू अकाउंट है, जिसमें ये डिटेल दिखाना है, ऑथराइज का, इशू का, सब्सक्राइब का, इन सब की डिटेल नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे। नोट्स टू अकाउंट्स, बेटा इधर ध्यान देना। तो नोट्स टू अकाउंट्स में ना आपने जैसे वर्किंग नोट में वहां पे नोट नंबर 1 लिखा है, अभी लिखा है ना। बैलेंस शीट में क्या लिखा, शेयर कैपिटल के सामने क्या लिखा बेटा, 1 लिखा ना। तो आपने यहाँ 1 लिखने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा शेयर कैपिटल। आप किसका डिटेल देने वाले हैं यहाँ पे, शेयर कैपिटल का। समझ में आई बात।
अब शेयर कैपिटल में ध्यान से समझना है, सबसे पहले शेयर कैपिटल को 3 पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है बेटा ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और फिर सब्सक्राइब कैपिटल। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है जी। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल आप लिख दें और बेहतर है, ये लीजिए ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब ये ऑथराइज शेयर कैपिटल में आपके पास कौन सा है? क्या आपके पास इक्विटी शेयर्स है, क्या आपके पास प्रेफरेंस शेयर है, उसकी डिटेल आपको देनी है। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसमें ना दोनों चीज़ें, नालायक लिखने की कोशिश मत करो, ध्यान दो इधर। आपके पास इक्विटी शेयर्स भी है और आपके पास क्या है बेटा 9% प्रेफरेंस शेयर भी है। कितना शेयर और कितने रुपए का है वो आपको लिखना है और उसकी वैल्यू को यहाँ दिखाना है। तो ये ऑथराइज के बारे में बात करेंगे, अभी करेंगे उसकी डिटेल। उसके बाद आएंगे बेटा हम लोग ने ऑथराइज के बाद क्या किया होगा, इशूड शेयर कैपिटल। उसमें भी इशू हमने किया होगा सर इक्विटी को और 9% प्रेफरेंस शेयर को, इक्विटी शेयर्स। इसके बाद आ जाएंगे बच्चे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल और इसमें भी क्या आएगा बच्चे, यहां भी आएगा बेटा इक्विटी शेयर और 9% प्रेफरेंस शेयर्स। और भी थोड़ी डिटेलिंग होती है लेकिन अभी हम यहीं रोकेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, पहले आते हैं ऑथराइज के ऊपर। क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसमें ऑथराइज शेयर्स कितने दिए हुए थे सर? उसमें दिए हुए थे 7000, देखो मैं लिख रहा हूं ध्यान से समझना, 7500, यही है 7500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। मान लीजिए दूसरे क्वेश्चन में आप जाएंगे तो वहां पे 7500 की जगह पे 5000, 10000 कुछ होगा और 100 की जगह पे कुछ और वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू आपकी बार बार चेंज होनी है बस, बाकी फॉर्मेट का पार्ट है। 9% प्रेफरेंस शेयर्स कितना था बेटा ऑफ रुपीज, ये भी 100 ईच है। अब बेटा इसे मल्टीप्लाई करना, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी और ये वाली वैल्यू कितनी बताई आपने 2,50,000। यहाँ पे आपको डबल लाइन करके इसे क्लोज कर देना है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। अब आइए क्वेश्चन ने क्या बोला था, इशू के बारे में बताया था कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में ये लिखा रहता है। देखिए कैसे समझेंगे आप, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1000 इक्विटी शेयर्स, 500 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफर्ड। क्या वर्ड लिखा हुआ है ऑफर्ड, मतलब है कि शेयर आपने क्या किया था, इशू किया था। तो बेटा कितने शेयर्स इशू किए थे और इसके कितने रुपए करके ऑफ रुपीस, ये भी है बेटा 100 ईच। कितना आ गया बेटा 1 लाख। और इस वैल्यू को आप लिखेंगे कितना आएगा, ये आ गया जी 50,000। इसे भी आप ऐसे ही डबल लाइन कर देंगे। समझ में आई बात। अब आइए प्रेफरेंस शेयर्स, सब्सक्राइब में। सब्सक्राइब में ना 2 कैटेगरी होती है बेटा। एक कैटेगरी होती है कि पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया तो क्या फुल्ली पे किया है कि नहीं किया। भाई 10 रुपए का शेयर था, हमने ये 100 का शेयर था, मैंने सारे मांगे कि नहीं मांगे। हमने पूरा नहीं मांगा तो ऑब्वियस सी बात उसने पूरा पे नहीं किया होगा। तो एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप है या नॉट फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप है। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल जो है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फुल्ली पेड अप। कितने शेयर्स हैं बेटा 1000 ऑफ रुपीज 100 ईच और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 1 लाख। ये कितना है बेटे
500 ऑफ रुपीज 100 ईच। कितना है बेटा? ये आ गया 50,000। ठीक है सर। इसको आप ना टोटल करके दिखाएंगे कि ये टोटल वैल्यू कितनी हुई 1 लाख। और ये जो टोटल वैल्यू है सब्सक्राइब्ड वाली वैल्यू, यही नोट नंबर 1 में बैलेंस शीट में जाता है। समझ में आई बात? ये जो नोट नंबर 1 कंप्लीट हुआ और यही वैल्यू कहाँ जानी है? बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल के सामने कितना लिखेंगे जाके? 1,50,000। समझ में आई बात? दिखाना कॉपी बेटा अपनी। ये देखिए, ये जो बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में आप शेयर कैपिटल के सामने यहां लिखेंगे नोट नंबर 1 और यहां वैल्यू कितनी लिख देंगे? 1,50,000। इस क्वेश्चन में रिजर्व सरप्लस है क्या? नहीं, तो ये लाइन ही नहीं खींचनी है। ये तो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको सिखाने के लिए बता दिया था, वरना तो ये आना ही नहीं था। अब सीधा क्या आता है बेटा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट नंबर कौन सा हो जाता है? वो 2। लीजिए सर, नोट नंबर 2 बनाते हैं जरा। नोट नंबर 2 लीजिए। नोट नंबर 2 है बेटा हमारे सामने। किस चीज के बारे में था वो? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ में आई बात? अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारे पास क्या है बेटा? बैंक है। क्या है? बैंक का टोटल आपने किया था ना? बैंक का टोटल था ना आपके पास कैश बुक में? कितना आया था? 1,50,000। इसको भी आप टोटल कर देंगे। आप प्रेजेंटेशन समझ पा रहे हैं ना? यही करना है, हर क्वेश्चन में सेम काम करना है, कुछ अलग नहीं करना है। अब आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ऑथराइज कैसे, इशूड की वैल्यू कहाँ से लेंगे, सब्सक्राइब की कैसे लेंगे। इन दोनों वैल्यू को जाके आपको लिख देना है। फटाफट इसे नोट कर लीजिए पहले आप बेटा, नोट करिए। यहाँ पे ना, यहाँ पे रुपीज़ का साइन लगा के भी लिख सकते हो, काम कर सकते हो, ठीक है? या अमाउंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कर लिए बेटा। देखो बैलेंस शीट का टोटल आ गया। बैलेंस शीट में जाके दोनों वैल्यू को लिख दो। बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के सामने ये वैल्यू आ जाएगी नोट नंबर 2 में, और फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल वाली वैल्यू ये 1,50,000। बताओ क्या वैल्यू थी बेटा इसकी? वैल्यू शेयर कैपिटल 1,50,000। तो यहाँ भी कितना आ गया बेटा? और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी कितना आया? अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ये नोट नंबर कौन सा होगा? ये वाला 2। और ये चीज़ें इसके अंदर नहीं है। बाकी क्वेश्चन में जहाँ पे प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व वगैरह होता है, वो आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपको जनरली इस चैप्टर में इतनी की ही ज़रूरत पड़ेगी जितना आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए बेटा, अच्छा नीचे लिखने का मन कर रहा है तो ये देखो, इसके सामने सबसे पहले लिखो टोटल, और फिर यहाँ पे 1.5 लाख रुपए लिखने के बाद इसके सामने भी क्या लिख दोगे आप? टोटल। और कुछ मन कर रहे हैं?